हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज विद अगेन। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पार्ट 2 हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं और इसी वीडियो के साथ हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस, देन प्री रिक्विजिट फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, उसके बैकग्राउंड क्या क्या इन्वेंशंस, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए। फॉर एग्जांपल वी सॉ द इन्वेंशंस इन मेटलर्जी, देन स्टीम इंजन, देन टेक्सटाइल्स एंड ऑल। देन वी सॉ एट द एंड the meaning definitions and the प्रोग्रेस दैट वर हैपनिंग इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम इसके बाकी सेगमेंट्स को इस वीडियो में कवर अप करते हैं, राइट, कि थ्रू आउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या क्या प्रोग्रेस हुए, इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस, देन व्हाट वर द फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, क्या कॉज थे, उनको डिटेल में देखेंगे। देन और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक एनालिटिकल चीज़ हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, और डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में देखेंगे कि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा लोगों की लाइफ पे, राइट। देन उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि उसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या सिग्निफिकेंस, लाइक कि अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हुआ, अदर नॉन यूरोपियन कंट्रीज है, इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ा, एंड ऑल दैट ऑल वी विल सी एज अ होल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। द प्रोग्रेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। तो एज वी नो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में मैकेनाइजेशन सब कुछ हो रहा था। वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सोसाइटी टू एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एवरी प्रोडक्ट वॉज नाउ मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड ऑल, राइट। आयरन मेकिंग टेक्निक्स नए नए डेवलप हुई, जैसे हम लोगों ने लास्ट पार्ट 1 में देखा था। ट्रांसपोर्टेशंस बेहतर हुए थे, कैनाल्स, रेलवेज विच हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प किए लाइक इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में, बिकॉज सामान बन रहा है, उसके ट्रांसपोर्टेशन भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो दिस डेवलपमेंट्स हेल्प्ड अ लॉट। देन स्टीम पावर, लाइक जेम्स वाट के बाद और भी स्टीम इंजन्स में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुई और ऑप्टिमाइज़ हुआ, राइट। बहुत हैवी हैवी मशीनरीज आना स्टार्ट हुए, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, राइट। देन सेम थिंग दैट कि मोर प्रोडक्शन मशीन्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड, मास प्रोडक्शंस हो रहा था, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि कोल से, राइट, डिस्कवरी ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग केरोसिन फ्रॉम द कोल। कोल से केरोसिन को निकाला गया, राइट। केरोसिन मोर मोर थोड़ा सा प्योर फॉर्म होता है, राइट। तो पेट्रोलियम की भी डिस्कवरी हो रही थी। न्यू वेज वेयर फाइंड आउट कि जिससे हम लोग पेट्रोलियम ज़्यादा ओशियन में, डीप सी जाके ओशियन से हम लोग पेट्रोल को निकाल सकें, लैंड को मशीनरी से और ईज़िली हैवी मशीनरी जाए, जैसे लैंड को भी ड्रिल कर सके अंदर तक, और पेट्रोलियम और जो भी क्रूड ऑयल या फिर जो भी ये व्हाट टू से फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको और बेटर तरीके से एक्सट्रैक्ट किया, जो कि पूरे इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में काफ़ी मदद करे, राइट। देन इन 1854 बेंजामिन सीलेमैन, राइट, ही फ्रैक्शनेट पेट्रोलियम बाय डिस्टिलेशंस, राइट। डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं कि लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे वेपर में, एंड वेपर से फिर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। बट जब सेकेंड टाइम लिक्विड से वेपर से लिक्विड में आता है, तो ये थोड़ा सा प्योरेस्ट फॉर्म होता है, राइट। तो दिस इज डिस्टिलेशन। देन इलेक्ट्रिसिटी में, राइट, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और इलेक्ट्रिसिटी बहुत आगे डेवलप हुई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। देन एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब। निकोला टेस्ला, एज यू नो करेंटली जो टेस्ला जो कंपनी है इलान मस्क की, इट इज़ ऑन द नेम निकोला टेस्ला ओनली, इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट। और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जो कि दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स के, इसका आविष्कार किया था, जिसकी वजह से ही आज जितनी हम लोग कार देखते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन देखते हैं, बाइक्स देखते हैं, वो सब निकोला टेस्ला की ही देन थी। ओके, एज यू कैन सी एडिसन, टेस्ला, फाइन। तो अब हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एक थोड़ा सा समराइज़ करेंगे। तो समराइज़ करने के बाद बेसिकली क्या है, 3 फेज़ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देखा जा सकता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, राइट। पार्ट 1 में हम लोगों ने पार्ट 1 में भी देखा था कि इधर 2 पार्ट में, एक फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जिसमें बेसिक चीज़ें आई, देन सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें कि और हैवी मतलब कि और चीज़ों को और डिवाइसेस को ऑप्टिमाइज़ किया गया और बेटर किया गया।
सेम चीज़ यहाँ भी देखेंगे। और जो दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ था वो यूएसए और जर्मनी में ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू ब्रिटेन। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पार्ट 1 में भी देखा है। ओके, तो इन फेज़ 1 एज वी सीन इन पार्ट 1 1780 to 1850 ब्रिटेन में बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिस पे आयरन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन पे मेन सेंट्रिक था, राइट। Then some German states began to industrialize their metalworking. Industrial revolution in France was stalled by French Revolution. So as you know, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में होता है। तो हुआ क्या कि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी फैल रहा था, बट इन फ्रांस बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, मतलब रुक गया था एक काइंड ऑफ। एंड बेल्जियम वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जहाँ पे प्रॉपरली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है आफ्टर द ब्रिटेन। देन सेकेंड फेज़ की बात करें तो बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, इन सारे देशों में जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र हुई, वहाँ हैवी इंडस्ट्रीज़ और बाकी देशों में भी शिफ्ट हुआ। और देखा गया कि ये सारे सेकेंड फेज़ में ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये ब्रिटेन से भी आगे निकल गए, यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, राइट। केमिकल्स, हैवी इंजीनियरिंग, स्टील प्रोडक्शंस, हम लोग देखा था कि स्टील प्रोडक्शन का एक प्रोसेस फर्स्ट वीडियो में देखा था, एक प्रोसेस डिस्कवर हुआ था जिसकी वजह से स्टील का प्रोडक्शन भी आया। देन यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन मेड पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड वर्कफोर्स फ्रीड फ्रॉम सर्वडम, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन इस वजह से हो गया क्योंकि यहाँ पे सर्वडम फ्यूडलिज्म नहीं है कि अगर हम जर्मनी की बात करें तो आफ्टर द यूनिफिकेशन, ओके, 1971, ये वाला पार्ट भी हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे वो आगे वीडियोस में देखेंगे। तो वहाँ पे आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट, जर्मनी बेसिकली क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज़ को मिला के एक जर्मनी इस्टेब्लिश हुआ था, वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो इन 1971 वहाँ पे आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे गया। यूएसए में स्किल इमाइग्रेंट्स में, यूएसए में एज यू नो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से माइग्रेंट्स आए थे, तो वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन लेके क्योंकि यूएसए में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, तो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, एजुकेशन वगैरह बहुत अच्छे से डिलीवर की, जिससे यूएसए में बहुत स्किल्ड लेबरर्स, बहुत ही स्किल्ड इंजीनियर्स वगैरह हुए, जिसकी वजह से यूएसए की इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी प्रोग्रेस करी। दैन फेज़ 3 की बात करें, इसमें अदर यूरोपियन कंट्रीज आता है, इवन रशिया भी आता है, रशिया, स्वीडन, फ्रांस, इटली एंड जापान। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि बेसिक चीज़ तो अब लगभग सबके पास हो ही गया था, तो इन्होंने केमिकल, इलेक्ट्रिकल, कार मैन्युफैक्चर पे स्पेशली जापान वगैरह आप देखोगे बहुत फोकस किया इन्होंने। आर्मामेंट्स, राइट, रसिया ने जो वेपन्स होते ना, जैसे आप देखते हो S-400, S-500, रसिया बहुत सारे वेपन्स बनाते हैं, तो वो उसी की देन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ये काइंड ऑफ देन है। जैसे रसिया आज मिलिट्री में इतना क्यों आ गया, राइट। तो ये फेज़ 3 में ये सारे कंट्रीज़ जो हैं इनका इन जगहों पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोग्रेस किया। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन की अभी बात करते हैं। तो फर्स्ट वन एग्रीकल्चर, एज वी नो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, नए नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आए, एग्रीकल्चर सरप्लस आने लगा, जिसकी वजह से अब एक्स्ट्रा सरप्लस हुआ तो उसको इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन गया, ठीक है। और ऑल्सो एग्रीकल्चर से जो लेबर्स हैं वो सरप्लस होने लगे, एक्स्ट्रा बचने लगे, तो वो इंडस्ट्री में जाकर आराम से काम भी करने लगे, राइट। उनको जॉब चाहिए थी, वो सिटी में गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री को लेबर भी मिलते गए, रॉ मटेरियल भी मिलते गए बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, राइट। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था। इंग्लैंड हैड एन एम्पायर वेयर सन नेवर सेट्स। तो इंग्लैंड बेसिकली क्या था कि उस टाइम पे इंग्लैंड की इतनी कॉलोनी ऑल ओवर वर्ल्ड थी, इंडिया था उधर पूरा, राइट, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन द साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया वगैरह बहुत सारी इनकी कॉलोनीज थी। तो ऐसा कहा जाता था कि इंग्लैंड में तो कभी सूर्यास्त होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर सूर्य तो एक ही साइड होता है ना, जब पृथ्वी की एक साइड सूर्योदय होता है, दूसरे साइड सूर्यास्त होता है। इनकी कॉलोनीज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इतनी स्कैटर्ड थी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलोनी जो इंग्लैंड की थी वहाँ पे लाइक सनराइज़ रहता ही था, दिन रहता ही था। तो कहा जाता है कि इंग्लैंड में कभी रात ही नहीं होती, कभी सूरज ढलता ही नहीं, राइट।
तो वही इंग्लैंड अपनी कॉलोनीज़ में क्या करते थे, कॉलोनीज़ जो होती थी उनकी रॉ मटेरियल का सोर्स होती थी, और मार्केट प्लेस भी होता था। रॉ मटेरियल को लेते थे, अपनी इंडस्ट्री प्रोसेस करते थे, एंड बाई प्रोडक्ट्स बना के फाइनली उनको उन्हीं कॉलोनीज़ में बेच दिया करते थे। और क्या रीज़न था, इंग्लैंड में देखो कोल एंड आयरन, ये दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स है। कोल से पूरी एनर्जी प्रोडक्शन हो जाती थी, आयरन हेल्प करता था बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, बहुत सारी हेल्प करता था। ये जो दोनों एबंडेंट जो भी मटेरियल थे, ये बहुत एबंडेंस में प्रेजेंट थे इंग्लैंड में, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था इंग्लैंड के लिए। ब्रिटेन के पास अच्छे स्किल्ड लेबर्स थे, राइट। एंड स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें, जो यूनाइटेड किंगडम काइंड ऑफ ब्रिटेन का ही पार्ट था, तो ब्रिटेन के वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से स्किल्ड लेबर को, मतलब लेबर्स को एक स्किल वे में प्रोग्रेस करना बहुत ईजी था, राइट, एज कम्पेयर टू द इलिटरेट वंस। ओके, देन अनदर थिंग, इंग्लैंड की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, रेलवेज़ बहुत अच्छे से डेवलप कर गए थे, कनाल्स बहुत अच्छे थे। ओके, एक और इम्पोर्टेंट रीज़न, एक और इम्पोर्टेंट क्या है, ये मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। जब इंग्लैंड के किंग थे हेनरी एट्थ, उनकी वाइफ थी कैथरीन ऑफ एरागन, राइट, उनकी वाइफ थी कैथरीन ऑफ एरागन। हुआ क्या कि ये मतलब 7 से 8 बार प्रेग्नेंट थी, बट इनका बार बार या तो मर जा रहा था, जो भी बेबी होता था या तो पैदा होते ही मर जा रहा था, या फिर लड़की हुई, राइट। कई बार मर गए और 2-3 बार लड़की हुई, लड़का नहीं हो रहा था। और हेनरी एट्थ को लड़का चाहिए था ताकि वो अपने वंशज को आगे बढ़ा सके, क्योंकि इंग्लैंड में क्या है, मोनार्की, अभी भी मोनार्की चलती है। जो कैन सी किंग क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होगी तो जो उनके जो भी पुत्र होंगे या जो भी उनकी गर्ल होगी, वो आगे नेक्स्ट किंग या क्वीन बनेंगे। तो सेम चीज़ हायरार्कली होता था, बट इनका कोई लड़का नहीं था, तो ये चाहते थे कोई लड़का हो जो लीड कर सके, राइट। तो उसकी वजह से लड़का होने के लिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरी क्वीन से शादी करने की कोशिश करी। बट हुआ क्या, उस टाइम पे चर्च के जो हेड होते हैं पोप, इनसे परमिशन लेना होता था, बट इन्होंने रिफ्यूज कर दिया हेनरी एट्थ को। अब हेनरी एट्थ को आया गुस्सा, उन्होंने कहा अब हम पोप को नहीं सुनेंगे। उन्होंने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास करी, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास करी, और उसमें ये था कि पोप इज़ नाउ नॉट द हेड ऑफ द चर्च, नाउ किंग इज़ द हेड ऑफ द चर्च, किंग विल डिसाइड। और उसके बाद से क्या हुआ, इंग्लैंड अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक वो जो पोप के साथ थे, पोप को अभी भी हेड ऑफ द चर्च मान रहे थे, प्रोटेस्टेंट्स जो किंग को मान रहे थे आफ्टर द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। तो ये मेजॉरिटी थी, प्रोटेस्टेंट्स की पूरी मेजॉरिटी थी, कुछ ही परसेंट लोग कैथोलिक में थे। तो वहाँ पे कैथोलिक का परसिक्यूशन हो रहा था, और जितने भी ये जो कैथोलिक के चर्च के जो लैंड्स थे उनको मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, राइट। इवन चर्च भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, राइट। तो जो भी जब इनको बहुत कैथोलिक का परसिक्यूशन हुआ तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो एक मतलब एक बहुत ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम हुआ, राइट, जिसको वो इन्वेस्ट कर सके फर्दर इनटू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रीज़न माना जाता है फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। ओके, as you can see, in England the church lands were confiscated and 1/4 of the natural resources were brought into productive use. Okay, fine. Then another reason of industrial revolution, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में देखोगे आप तो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, जो कि बेसिकली मिडिल क्लास के थे, राइट। हायर क्लास पे थे तो किंग थे, जो किंग के क्लोज लोग थे वो थे, बट मिडिल क्लास जो लोग थे ये ग्रो किए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, राइट। वो मिडिल क्लास से हायर क्लास में बहुत सारे लोग गए, बट इसको जो एटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो उन्होंने मतलब वहाँ के लोगों ने, जो हायर क्लास के लोग थे, उन्होंने मतलब इसको रिफ्यूज़ नहीं किया, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है चलो मिडिल क्लास आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दो। तो ये भी एक रीज़न था, उन्होंने एक रिकॉग्निशन दी मिडिल क्लास को कि वो हायर क्लास में आ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ और ईजिली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इसी से कैपिटलिज्म भी आया, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए और कैपिटलिज्म आया, आगे हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये एक रीज़न था।
देन एग्रीकल्चर सरप्लस, मैंने बताया कि एग्रीकल्चर सरप्लस एंड सरप्लस वेल्थ ऑफ इंग्लैंड एंड नॉट इन द पोजीशन ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स who normally stand, but in the hands of those who are interested in investing for further productive exercise. और बेसिकली क्या हुआ, अब वहाँ पे ऐसा जो भी एग्रीकल्चर पहले क्या था, एग्रीकल्चर था जितना सरप्लस वगैरह होता था वो फ्यूडल लॉर्ड्स लेके अपनी मन मर्जी करते थे, बट अब चेंजेस आ गया था। अब यहाँ पे बिजनेसमैन ट्रेडर्स ये अब जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस आ रहा है उससे पैसा कमाने का सोचते थे, उसको इस तरीके से सोचते थे, इस तरीके से जो सरप्लस रॉ मटेरियल्स है उसको इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए कि उससे पैसा है, बहुत 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसा है, राइट। तो इस तरीके से उसका लाइक स्टॉकिंग करेंगे, देन उसको जब रिक्वायरमेंट होगी तब यूटिलाइज़ करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करते थे जिससे कि बेटर प्रोडक्टिविटी हुई और ज़्यादा पैसा कमा पाए, और इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी एक बूस्ट मिला। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। देन कमिंग टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड, मतलब कि पैसा की बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री में, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड एक इस्टेब्लिश हो चुका था, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, राइट। एंड एक और बहुत बड़ा रीज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हुआ क्या कि जब फ्रांस से भी लड़ाई हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नेपोलियन जब लीड कर रहे थे, नेपोलियन बोनापार्ट, तो लड़ाई हुई फ्रेंच और इंग्लैंड में। तो हुआ क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जस्ट रीड इट। नेपोलियन कैरियर इनेबल्ड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू गो फॉरवर्ड इन इंग्लैंड, राइट। जब नेपोलियन से जब लड़ाई हुई तो इंग्लैंड वालों ने सोचा कि हमें और मशीनरी चाहिए, और वेपन्स चाहिए, और टूल्स चाहिए, तो इंडस्ट्रीज़ को और बढ़ाओ। बिकॉज ऑफ द वार उन्होंने इंडस्ट्री को बढ़ाया, ठीक है। और क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई, इतने उनके पास टूल्स, टेक्निक्स, वेपन्स वगैरह आ गए, तो उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, राइट। तो साइकिल देख रहे हो, बिकॉज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट उन्होंने इंडस्ट्री को ग्रो किया, और इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई कि इसी की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट को उन्होंने हरा दिया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि शायद वो वॉर नहीं होती तो उनको कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं लगती कि इतनी इंडस्ट्री अभी ग्रो करनी है, वो धीरे धीरे करते, राइट। बट वो पेस आया बिकॉज ऑफ प्रेशर, ओके। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रीज़न। देन इंग्लैंड, बेसिकली यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड 4 देश आता है, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो था क्या कि वहाँ पे कॉमन लॉज थे, सिंगल करेंसी, एक बेटर मार्केट था, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं था, राइट। और इजीली गुड्स पास हो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये भी मतलब जो कंपैटिबिलिटी थी इन कंट्रीज़ में, वो भी एक रीज़न था, राइट, कि इंग्लैंड हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल सिंस द 17th सेंचुरी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ओके। एंड देन क्या हुआ कि बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, पहले क्या होता था, पहले कुछ स्टोन्स वगैरह ये सब के रिस्पेक्ट में एक्सचेंज होता था, बट आफ्टर द 17th सेंचुरी मनी यूज होने लगा, राइट। मनी प्रिंट होता था, उससे होता था। अब लोगों को क्या लगता था, कुछ भी करो, काम कराओ, पैसा लेके आओ और उस पैसे को कुछ भी यूज करो। तो लोग अब मतलब इंटरेस्टेड थे कि कोई उनको सैलरीड जॉब मिल जाए, राइट। तो वो इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए भी इंटरेस्टेड थे, तो मतलब लेबर ईजिली मिल जाते थे। और सेम वे में लोग अब कमा रहे हैं तो लोग खर्चा भी करते थे, राइट। तो गुड्स भी खरीद परचेज़ करते थे। तो जब मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया तो बहुत ईजी हो गया कि नौकरी दो और उसके बाद खर्चा भी करवा लो, राइट। कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके। एंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस देखा ही, तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में एक हम लोगों ने देखा था इनक्लोजर मूवमेंट। तो जब इनक्लोजर मूवमेंट हुआ था तो क्या हुआ था, जो ग्रेजर्स थे, जो भी वहाँ पे पुअर पीपल थे, जो फार्म्स लैंड पे अपने जो भी उनके कैटल्स होते हैं उनको ग्रेस करके वो फीडिंग करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, या फिर वहाँ से लकड़ी इकट्ठा करते थे खाना बनाने के लिए। तो अब तो सारी फील्ड्स को फार्म को इनक्लोज करके खेती करने लगी। तो जो ग्रेजर्स वगैरह थे, जो भी लोग थे, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड, मतलब कि उनको अब जीने का कोई सही मतलब वो नहीं लगा कैसे अब जिया जाए, तो वो सिटीज़ मूव करें। तो उस वजह से क्या हुआ कि जब वो लोग सिटी में गए जॉब ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी। तो इंडस्ट्री को बेसिकली मतलब लेबर्स मिलते गए, इंडस्ट्री के लिए भी समझ सकते हैं ना, लेबर्स मिलना, तो लेबर्स मिलते गए, राइट। और जॉब्स भी क्रिएट होती गई। तो ऑल टुगेदर सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये सारे हम लोगों ने फैक्टर्स देखे, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। आप स्लाइड्स डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और
एक बार रीडिंग कर लो, आपको पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। फाइन। देन हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। इसको हम लोग 3-4 कैटेगरीज में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, देन पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था, देन सोशल इम्पैक्ट क्या था, एंड देन हम लोग देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट था और नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट था। ये 5 कैटेगरीज में हम लोग देखेंगे। ओके फाइन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। Economic impact, the industrial revolution paved the way for factory systems. Good, okay. So definitely इकोनॉमी ग्रोथ करी, राइट। लोगों के पास अब वो पैसा कमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो एक बेटर इकोनॉमिक सिस्टम आया, राइट। इंटरनल ट्रेड होने लगी, एक जगह से दूसरी जगह, कुछ सामान यहाँ बन रहा है, कुछ सामान दूसरी जगह बन रहा है, तो वहाँ से ट्रेडिंग होने लगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी ग्रो कर ही चुकी थी। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड ये हुआ। फैक्ट्रीज़ डेवलप करी जिससे लोगों को नौकरियां मिली और लोग उसके बाद अपनी लाइफ स्टाइल के लिए थोड़ा सा खर्चा भी करते थे नई नई चीज़ें अवेल करने के लिए। तो एक इकोनॉमिक सिस्टम बेटर हुआ, राइट। एज यू कैन सी कैसी फैक्ट्रीज उस टाइम हुआ करती थी, लाइक फैक्ट्री के पास ऐसे शिप्स होते थे सो दैट ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल ईजी हो। ओके फाइन। एंड अनदर इम्पैक्ट कि अब लोग इन्वेस्टमेंट का एक आइडिया लोगों में आया कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे रॉ मटेरियल्स उसको कैसे इन्वेस्ट करके कैसे ज़्यादा पैसा बनाया जाए। तो ये ज़्यादा पैसा बनाने का अब लोगों के मन में आया, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का भी एक इवोल्यूशन हुआ, राइट। कि अब लोगों के दिमाग में पैसे का आने लगा, उनको रास्ता दिखने लगा कि ऐसे ऐसे करके इतना पैसा कमाया जा सकता है। बिकॉज एक इंडस्ट्री सेटअप करो, ये करो वो करो, इतना पैसा कमाया जा सकता है, राइट। तो लोगों के अंदर एक इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की भी भावना मतलब वहाँ पे इमर्ज हुई। ओके, और जिसकी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का रिजल्ट क्या हुआ, दो क्लास में डिवाइड हो गई सोसाइटी। एक कैपिटलिस्ट क्लास जिनके पास पैसा है खूब ज़्यादा, एक वर्किंग क्लास जो कमाते हैं इंडस्ट्री में काम करके, क्योंकि बेसिक उस टाइम जो मैक्सिमम जॉब इंडस्ट्रीज़ में होती थी लेबर जॉब्स, तो वो काम करेंगे और उनकी जो कंडीशंस अच्छी नहीं होती थी, वर्किंग क्लास बहुत बेकार होती थी। जो कैपिटलिस्ट थे उनको परेशान करते थे, ओवर टाइम करवाते थे, वीमेन थी, चाइल्ड थे, उनसे काम करवाते थे, तो और उतनी उस रेशियो में वेजेस नहीं देते थे, राइट। तो इस मतलब दो क्लास में सोसाइटी डिवाइड है, वर्किंग क्लास एंड कैपिटलिस्ट क्लास, राइट। और अनदर थिंग कि बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस ऑब्वियसली एज यू सी इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट मतलब नॉट दे आर अर्निंग विद इन देयर कंट्री, नाउ दे आर अर्निंग थ्रू आउट द वर्ल्ड बाई सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स टू द अदर। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, बाकी देशों में अभी नहीं हुआ है, तो बाकी देशों को कुछ भी नया नया प्रोडक्ट मिल रहा है, दे वर वेरी एक्साइटेड, दे वर रेडी टू पे एनीथिंग। तो कैपिटलिस्ट बहुत ज़्यादा कमाए, राइट। ओके, द wages earned by the working class were not in tune with the profits, right। मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यू कैन से। कैपिटलिस्ट जितना कमाते थे बट उसका एक छोटा सा पार्ट देते थे वर्किंग एज में, जबकि वो दे सकते थे। एज यू कैन सी कैपिटलिस्ट इतना कमा रहा है बट इतना सा वो देता था वे वर्किंग क्लास में, विच वॉज अनफेयर, वेरी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब ये चीज़ यहीं तक नहीं थी, अब कंट्रीज़ में भी आने लगा था, लोगों तक नहीं कंट्री को भी लगा था कि हम अब ऐसी कॉलोनीज़, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का काम क्या था, एक जगह जाओ दूसरी जगह राज करो, तीसरी जगह राज करो। तो पहले उनका ये मुद्दा नहीं होता था कि यहाँ राज करेंगे तो कि यहाँ से पैसा है, बट अब उनके अंदर आने लगा था फैक्टर कि इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म, अब वहीं राज करेंगे जहाँ से ज़्यादा पैसा आ सके, राइट। तो अब कंट्री में कंपटीशन हुआ, अब वो अपने में फ़ाइट करते थे फॉर वन कॉलोनी कि मैं यहाँ राज करूँगा, बिकॉज यहाँ बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सो एक इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म का भी बर्न हुआ, राइट। ओके, देन या दैट वी सॉ एंड यू नो वर्ल्ड वॉर, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, राइट। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ओके, इन द अपकमिंग सीरीज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 जब देखेंगे तो वी विल सी कि रिलेट कि वाई इन द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वी विल सी कि इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज।
ओके, हायर लीड टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिपेंडेंस। अब देखो इंटरनेशनल, इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, कुछ सामान ब्रिटेन में बन रहा है, कुछ सामान यूएसए में बन रहा है, तो ये लोग क्या करते थे, हर चीज़ हर जगह नहीं बनती है, राइट। तो ये वहाँ बेचते थे, ये वहाँ बेचते थे, राइट। तो एक मोड ऑफ एक्सचेंज हो गया था, एक ट्रेडिंग सिस्टम हो गया था, राइट। कुछ रिक्वायरमेंट ये उनकी फुलफ़िल कर रहे हैं, कुछ वो फुलफ़िल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सामान वहीं मिलेंगे तो वहीं बनेगा, कुछ सामान वहाँ मिलेगा तो वहाँ बनेगा। तो एक ग्लोबलाइजेशन भी आ रहा था धीरे धीरे, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी आ रही थी। होता है ना आजकल लोग इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं, वो क्यों है, क्योंकि उस कंट्री में सब चीज़ नहीं है। अगर किसी एक कंट्री में सब कुछ है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा भी दोगे तो उस कंट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन टूडेज एरा जहाँ ग्लोबलाइजेशन है, एक कंट्री की रिक्वायरमेंट सिर्फ उस कंट्री से पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इकोनॉमिक सैंक्शन आज के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंट्री की इकोनॉमी डूब जाएगी अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत टफ लगा दिया है, जैसे कि रसिया में अभी हम लोग ने देखा। ओके फाइन। The textile industries of Britain dependent on the supply of, right, what we are saying कि industrial इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिपेंडेंस। ओके, ये हम लोग देखते हैं। जैसे ब्रिटेन बहुत डिपेंडेंट हो गया था यूएसए और इंडिया पे, कि रॉ कॉटन वहाँ से आएगा तभी यहाँ बेटर कपड़े बन पाएंगे, राइट। ब्रिटेन वॉज द हैवी इंपोर्टर ऑफ वीट, मीट, ट्रॉपिकल फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप, मैन्युफैक्चर गुड इन एक्सचेंज ऑफ फूड्स, राइट। तो यूरोप, ब्रिटेन इटसेल्फ एक डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स कहीं और से लाता था, तो जो भी उसकी डिपेंडेंसी बाकी जाके बाकी सारे देशों पे बढ़ गई थी। ओके, देन एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एग्रीकल्चर पे भी और इम्पैक्ट पड़ा। बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज़ हैपेंड, बट अगेन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर बहुत बूस्ट कर गया, क्योंकि अब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई जो कि एग्रीकल्चर को इतना ईजी कर दी थी कि लेबर और टाइम बहुत कम हो गया। और जो मतलब काम, जो पहले जो काम करने में 10 घंटा लगता था वो काम 1 घंटे में थ्रू मशीन्स हो गया, राइट। पहले फ्लॉइंग करने में मैनुअली, ऑल्दो फ्लॉइंग जो होता था वो हॉर्स एंड वन जो आयरन का जो पीछे लगा के उससे करते थे, बट अब तो ट्रैक्टर्स हो गए, राइट, मशीनरीज आ गई, उससे बहुत ईजिली होने लग गया। तो लेबर एंड टाइम बहुत सारा मतलब सेव हुआ, राइट। देन या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये भी हुआ कि अब कैपिटलिज्म, पैसे की सबकी बात आने लगी, तो बैंकिंग खुलने लगे, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, राइट। इस तरीके से पूरी मतलब इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। ओके फाइन। देन हम लोग अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट को भी देखते हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था कि जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास था, जो कि पैसे कमाते थे बिकॉज उनकी इंडस्ट्री होती थी, ट्रेड करते थे इधर उधर, उनका ये मानना होता था कि देखो भाई, गवर्नमेंट हम लोग के ट्रेड में हमको फ्री ट्रेड दो, हम लोग पे टैक्स लगा रहे हो, ड्यूटीज़ लगा रहे हो, हम लोग के ट्रेड में वो मत करो, इंटरफेयर मत करो। तो ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, राइट। वो गवर्नमेंट को लोग जो भी होते थे ट्रेडर्स, कैपिटलिस्ट क्लास, वो गवर्नमेंट को बोलते थे कि ये हम लोग के ट्रेडिंग को फ्री करो, इतना ज़्यादा टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज़ ना लगाओ, राइट। And the industrial capitalists formed the very core of the middle class of Britain. They also championed the cause of the Bill of Rights with the right to property and liberty. उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बिल ऑफ राइट भी पास किया कि राइट टू प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी, वी हैव द लिबर्टी टू, लाइक कि हम लोग कमा रहे हैं, खुद का कमा रहे हैं, तो हम लोग खुद अपने तरीके से रहेंगे, जिएंगे, राइट। हम लोग को फ्रीडम दो। ओके, फ्री ट्रेड का भी प्रोविज़न दो। फाइन। और सिग्निफिकेंस क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ ए कंट्री बिकम डिपेंडेंट, राइट। मतलब मिलिट्री पावरफुल हो गई, मतलब अब तो मतलब मिलिट्री मतलब कि थ्रू मशीन्स सब कुछ, बड़े बड़े मशीन्स, टैंकर्स एंड ऑल, ये सब डिस्कवर हुए। और इसका एक जीता जागता एग्जांपल है कि मतलब अब ये डिपेंड हो गया कि जिस कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है वो कंट्री अब मिलिट्री वाइज ज़्यादा पावरफुल, राइट, क्योंकि उसके पास ज़्यादा अच्छे वेपन्स है। इसका एग्जांपल था कि 1861-1865 अमेरिका में इंटरनल सिविल वॉर हुआ था, इसमें जो नॉर्थन स्टेट्स थे, राइट, वो साउथर्न स्टेट्स को हरा दिए थे। क्यों? क्योंकि नॉर्थन स्टेट्स में डेवलपमेंट ज़्यादा थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा था, तो उनके पास बेटर वेपन्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने साउथर्न स्टेट्स को इजीली डिफीट कर दिया था। ओके, ये हम लोग ने पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इससे सोसाइटी पे क्या पड़ा। एज वी हैव सीन, सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट था बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म,
दो क्लास में डिवाइड हो गई थी सोसाइटी, एक कैपिटलिस्ट जो अमीर लोग, एक वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास को लोग बहुत कम पैसा देते थे, कैपिटलिस्ट इन रिटर्न ऑफ द वर्क दे यूज्ड टू डू, ओवर टाइम करते थे, नाइट ड्यूटी करते थे, बट उसके एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह कुछ नहीं थे, राइट। और भी क्या पड़ा, कुछ वर्कर्स थे जो इतने स्किल्ड नहीं थे, इतने एजुकेटेड नहीं थे, और मशीनरीज को चलाने के लिए थोड़ी सी मतलब ना होता है आईक्यू चाहिए, स्किल चाहिए, तो वो मिसिंग था। इसकी वजह से भी मतलब बहुत सारे लेबर्स फिर जॉबलेस हो गए, उनको इंडस्ट्री में भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। ओके, देन कम्युनलिटी ऑफ द विलेजेस वर ब्रोकन एंड मैन बिकम रूटलेस। मतलब अब तो एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग रह गए थे, बिकॉज एग्रीकल्चर में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आ गई थी। अब पीपल आर नाउ फोर्स, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो अब इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, राइट। टू मतलब अपने घर चलाने के लिए इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जहाँ पे उनको मतलब बहुत ही रिगरस वर्किंग आवर्स एंड ऑल वो सब फेस करना पड़ा। बट फिर इसके बाद वर्कर्स भी देखे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए। वर्कर्स ने भी अपना ट्रेड यूनियन बनाया, वेलफेयर ग्रुप्स वगैरह बनाए, और उन्होंने भी मतलब गवर्नमेंट को फोर्स करके एक बेटर वर्किंग कंडीशंस, ये सारी चीज़ें कि कैसे लेबर्स के जो वर्किंग आवर्स हैं, लेबर लॉ वगैरह ये सब पास करवाया, ताकि वो भी एक बेटर तरीके से जी सके। ओके, देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि अब स्किल्ड लोगों की ज़रूरत आई, तो बेटर इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स ऑफ इंजीनियर्स बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बेटर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट आई, राइट। मोर स्किल्ड लेबर, मोर इनोवेशंस और बढ़ते गया, राइट। देन निगेटिव इम्पैक्ट ये था कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ा। आज जो क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ये सब हम पढ़ते हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही देन है। अगर नहीं होता तो कुछ ऐसा आज होता नहीं, हम पीसफुल लाइफ होती, ऐसे इतने पॉल्यूशन की वजह से जितनी बीमारियाँ वो सारी चीज़ें नहीं होती। तो उस टाइम पॉल्यूशन को बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया, और मतलब और बहुत तेज़ी से जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे, ऑयल, पेट्रोलियम, कोल, सब की बहुत तेज़ी से कंजम्पशन की गई, ताकि बहुत फास्ट डेवलपमेंट के लिए। और मतलब और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज टूडेज़ वर्ल्ड इज़ फेसिंग टुडे। ओके, तो फाइनली एक सोशलिस्ट मूवमेंट भी था, कि सोशलिस्ट मूवमेंट ये था कि जैसे हो रहा है ना कि पूरा वेल्थ कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है, वर्किंग क्लास और पुअर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है। तो एक सोशलिस्ट मूवमेंट भी आया कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को ना होने दिया जाए, राइट। मतलब सोशलिस्ट मूवमेंट का ये मतलब था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करो, बट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने दो। कैपिटलिस्ट अगर कमा रहा है तो फिर लेबर्स हैं उनको भी एक बेटर वेजेस दो, बेटर अर्निंग दो, या कैपिटलिस्ट से टैक्स काट के जो वेजेस हैं, जो पुअर पीपल है उनके लिए फंडिंग करो, उनके लिए बेटर लाइफ दो। तो ये सोशलिस्ट मूवमेंट का था कि वी हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग, द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एज वेल एज द इंडस्ट्रियलाइजेशंस, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, आई होप इकोनॉमी का कंसेप्ट आप लोग को पता है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई से भी मार्केट प्राइस कंट्रोल होता है, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रोल द मार्केट प्राइस होता है। देखा है आप लोगों की कि कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई से भी मान लो मार्केट प्राइस बहुत बढ़ गई, तो देन गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर देता है, राइट, ताकि कंट्री की इकोनॉमिक बची रहती है। उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है, जिसमें प्राइस गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है एंड सप्लाई एंड डिमांड वो भी डिसाइड करते हैं, राइट। एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, राइट, फाइन। अब हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों ने देखा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, राइट, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट था। अब देखते हैं कि यूरोप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। यूरोप पे डेफिनेटली ब्रिटेन के बाद बेल्जियम वाज द फर्स्ट कंट्री, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका में पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ ये सब इंक्रीज़ हुई। फेमिन्स, जो भूखमरी, ये तो एकदम ही ख़त्म हो गई। अब सबके पास एटलीस्ट खाने के लिए तो मतलब सबके पास होने लगा, राइट। पहले लोग खाने से मर जाते थे, बट अब सब कुछ सरप्लस में है, राइट। बिस्किट्स, पैकेट्स, सब पैकेट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको स्टोर करना बेटर हो गया था, राइट। तो अब भूखमरी वैसे प्रॉब्लम उतनी रहने गई थी। मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया, मशीनरीज़ के आने की वजह से नए नए हॉस्पिटल्स में नए नए ट्रीटमेंट ऑपरेशन टूल्स आए, नए नए ट्रीटमेंट के लिए सर्जरीज़ वगैरह, मतलब सब चीज़ तो मशीन ही है, राइट।
तो वो सारी चीज़ मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। लोग अब एक हाइजीनिक लाइफ जी रहे थे, मतलब जीना स्टार्ट किए बिकॉज नॉलेज ऑफ एंटीसेप्टिक बढ़ी, राइट। जो भी होता है ना, पेंडेमिक पहले बहुत फ्रिक्वेंटली आ जाता था, तो लोगों ने अब उसको मतलब उसकी स्टडी वगैरह बेटर हुई, बेटर हाइजीन, बेटर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीज़ों पे लोगों ने ध्यान दिया। और मतलब दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, क्योंकि हर चीज़ अब स्ट्रीमलाइन हो रही थी, हर चीज़ को मशीनरी के थ्रू बेटर किया जा रहा था। ओके, लाइक प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से पानी साफ लोग पीना स्टार्ट किए। अर्बनाइजेशंस डेफिनेटली बढ़ा बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। लोग अब विलेज से शिफ्ट कर गए थे सिटी तक, राइट। प्योर वाटर, परफेक्शन ऑफ सीवेज एंड वाटर डिस्पोजल सिस्टम्स, हाइजीन पे फोकस किया। ओके, फाइन। देन सप्लाई ऑफ फूड, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड हो गया। डिजीज़ को कंट्रोल किया गया, बहुत सारे मेडिकल एडवांसमेंट हुए। देन और क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक इम्पैक्ट था वीमेंस एंड चिल्ड्रंस की वर्किंग कंडीशंस पुअर थी, उनका एक्सप्लॉयटेशंस होता था। लोग स्किल्ड, जो अनस्किल्ड लोग थे उनकी जॉब चली गई, राइट। जो स्किल के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, वो उन लोग की जॉब चली गई। देन वेवर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ये तो पूरे ख़त्म ही हो गए। अब सब कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, लूम से सब कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा। तो बहुत पहले क्या होता था कि बहुत सारे वेवर्स एंड क्राफ्ट्समैन, इनकी जॉब होती थी, स्पिनर्स की, बट अब वो सब ख़त्म हो गई। सब मशीनरी में कुछ लेबर्स और मास प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, देन ये कैपिटलिज्म की जो अगर हम बात करें 1911 टू 1913, जो 4.93% ऑफ पॉपुलेशन थी ब्रिटेन की, उसके पास ब्रिटेन का 60% वेल्थ था, राइट। इवन आज के टाइम में भी यही होता है, राइट, क्योंकि एज यू कैन सी इंडिया में जो आई थिंक जो टॉप 10 की टॉप 100 लोग ऐसे कुछ हैं जिनके पास 99% अगर बाकी लोगों की अर्निंग्स को करे तो उसके बराबर है। सेम चीज़ वहाँ पे भी थी। देन मिडिल क्लास के पास एज वी सिंग मिडिल क्लास ग्रो की हायर क्लास में, तो मिडिल क्लास अब एक बेटर लाइफ स्टाइल जी रहे थे, बेटर हाउसिंग, फूड, एजुकेशंस। ओके, और जो गरीब थे वो मतलब कि गरीब और गरीब हो गए, एक ही खाना बार बार खा रहे हैं, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही थी, राइट। एक जगह पे कई सारे लोग रह रहे हैं। तो बेसिकली ये हुआ कि अमीर अपनी लाइफ को तो बेटर करते गया, गरीब मतलब उतना नहीं हो पाया, गरीब को बहुत दिक्कतें भी हुई। ओके, दैन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन नॉन यूरोपियन वर्ल्ड की बात करें तो क्या हुआ कि अब हम लोगों ने देखा था ना कि इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म, ये एक इम्पैक्ट था। अब कॉलोनीज़ वहाँ जा रही थी जहाँ से बेटर इकोनॉमिक इम्प्रूव किया जाए, राइट। तो कंपनीज़ वहाँ जा रही थी जहाँ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हो, लाइक इंडिया में ब्रिटेन इसलिए आ गया क्योंकि इंडिया में ह्यूज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया में इतना कोयला था, इंडिया में इतनी अच्छी शुगर केन, वीट एंड ऑल, ये सब का ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम था। यहाँ से रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे निकलते थे। बहुत इंडिया इतना बड़ा था कि बहुत ह्यूज मार्केट प्लेस भी था, वो अपने सामान को इजली बेच के अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते थे। तो अब कॉलोनीज़ जो भी अब कंट्रीज़ हैं वहाँ कॉलोनी बनाने का फोकस करती थी जहाँ पे उनको बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स और मार्केट प्लेस मिले, राइट। एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ये भी हुआ कि शार्प पॉपुलेशन बहुत तेज़ी बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशंस बढ़ा, हम लोगों ने देखा। बहुत सारे लोग अमेरिकाज एंड ब्रिटिश में भी मूव करें, राइट। ब्रिटिश डोमिनियंस मतलब ब्रिटिश के दूसरे कॉलोनीज़ में लोग मूव करे फ्रॉम ब्रिटिश। अमेरिका में बहुत सारे ब्रिटिशर्स मूव करे, एज वी हैव सीन इन 1763, राइट। हम लोगों ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इस चीज़ को देखा था। तो बेसिकली यूएसए में यू कैन सी यूरोपियन के बहुत सारे कंट्री, ग्रेट ब्रिटेन से यूएसए में लोग आए, इटली, जर्मन, स्पेन एंड पुर्तगाल, राइट। यहाँ से लोग बेसिकली इसलिए जाते थे क्योंकि ये नई कॉलोनीज़ थी, यहाँ अभी नया सब कुछ नया है और वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, राइट। तो अब सोचते थे नई जगह जाएंगे, नए लोग हैं, वहाँ जाके अपनी कंपनी खोलेंगे तो वहाँ से और पैसा कमाएंगे। तो इसलिए बहुत अब अमेरिका, जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ तो उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लगभग शुरू हो चुका था। तो अब लाइक 1760 में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था और 1773 में अमेरिका इंडिपेंडेंस हुआ, 1783 में। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये बढ़िया मौका है, अमेरिका चलो वहाँ पर उतना डेवलपमेंट करेंगे, अच्छा इंडस्ट्री बनाएंगे। और इवेंचुअली हुआ भी। अमेरिका तो मतलब
सेकेंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसमें ब्रिटेन को ही पिछाड़ दी, राइट। तो बहुत ह्यूज नंबर ऑफ इमाइग्रेशन हुआ फ्रॉम ऑल ओवर कंट्रीज, लाइक स्पेन के भी लोग, पुर्तगाल के लोग, जर्मनी, इटली, मतलब ब्रिटेन के मेजॉरिटी लोग गए वहाँ पे अमेरिका में, राइट, फॉर ट्रेडिंग एंड ऑल, फॉर मतलब कि बेटर इंडस्ट्री करेंगे एंड ऑल। तो इसको यूरोपनाइजेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड भी बोला गया था, ओके। और ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अनसिविलाइज्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में ही था, एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में तो बहुत गरीब देश थे, तो इनको ये लोग अनसिविलाइज्ड मानते थे, ओके। तो और डोमिनेशन ऑफ द ग्लोब बाय वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन बहुत पावरफुल, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो अब हर चीज़ में आगे थे, उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर वेपन, सब कुछ वेपन, तो वो अब पूरे वर्ल्ड को मतलब कंट्रोल कर लेते थे। कहीं भी जाएंगे उनके पास बेटर आर्मी है, बेटर इंस्ट्रूमेंट्स है, लोग भी हक्के पक्के रह जाते थे कि यार इसके पास तो मतलब बेटर टूल्स है। इंडिया में भी तो वही हुआ था, मुगल्स जब आए तो दे वर वेरी सॉफ्ट, उनके पास तो ऐसी ऐसी मशीनरीज हैं जो कि हम लोग का काम बहुत आसान कर देंगे, वो लुभाते थे और फाइनली उनकी गद्दी ही छीन लिया, राइट। तो पॉलिटिकल कंट्रोल एक ब्रिटेन को फ़ायदा हुआ, बहुत इजीली पॉलिटिकल कंट्रोल कर लेगा, राइट। सेफगार्डिंग ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टर्स टू, ये मतलब डिफरेंट कॉलेज में जाते थे तो ईज़िली वहाँ पे सेटल कर लेते थे, क्योंकि वहाँ पे वो बोलते थे वी विल ट्रेन द लोकल आर्म फोर्सेस ऑफ देयर पीपल, राइट। उनको बेटर मिलिट्री देंगे, देन उनको बेटर इकोनॉमिक नॉलेज देते थे, कैसे इकोनॉमिक बढ़ाना एंड ऑल। देन इसकी वजह से क्या होता था कि जो यूरोपियंस थे उनको एक प्रिविलेज मिलता था ईज़िली रिसाइडिंग एंड डूइंग बिजनेस करने में, मतलब लोग ट्रस्ट करते थे बिकॉज दे आर हाईली, उन लोग के पास वो मतलब बाकी अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड जो कंट्रीज़ थे उनसे वो 50 साल लगभग आगे थे बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशंस, राइट। तो ये उनके पास एक सेफगार्ड था, राइट। अब एक और चीज़ है कि कुछ हिस्टोरियंस है जो मानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो डेट है वो 1780 टू 1820 नहीं है, जबकि 1850 टू 1914 है। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि 1780 से तो मतलब ब्रिटेन बिजी था वॉर ही लड़ने में, राइट। फ्रांस से उसकी लड़ाई हुई, अमेरिका से लड़ाई हुई, तो जो फुल फ्लेज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में हुआ है वो 1780 से 1820 में ही हुआ है, राइट। अरे सॉरी, जो फुल फ्लेज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है ब्रिटेन में वो 1815 से 1914 में ही हुआ है, मतलब इसमें नहीं हुआ, ओके। सो ये कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आफ्टर नेपोलियन वॉर्स मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ा, नेपोलियन वॉर आफ्टर पोस्ट 1820, राइट। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है, ओके। तो वी आर डन विद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पार्ट 2 एज वेल। तो इससे हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। होप यू लाइक द वीडियो। और हम लोगों ने इसमें देखा कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोग्रेस किया, क्या क्या फैक्टर्स थे फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, किस वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, देन इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, देन यूरोप एंड नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, इस चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा। फाइन, तो ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो कवर्ड हो चुका है। इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो, राइट। आप इसके स्लाइड को एक बार अपने एज ए रेफरेंस डाउनलोड करके रख लो, आप इसको रिवाइज़ कर लोगे स्लाइड को, आपको पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से कंक्रीट वे में कवर हो जाएगा, ओके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो वर्ड स्टिक इस प्लेलिस्ट को प्लीज़ पूरा कंप्लीट करो, देखो अगर, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।